अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सारिम अशरफ NSC टेट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी शिक्षण शास्त्र के सवालात लेकर हाजिर हुआ हूं। आप लोगों में से कुछ लोगों का कहना था कि सर हिंदी के सवालात भी हल होने चाहिए, तो आज मैं हिंदी के प्रश्नों का मैराथन लेके आप लोगों के सामने हूँ। चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के हम सवालात को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा, गतिविधि कहते हैं उर्दू में सरगर्मी को, इंग्लिश में एक्टिविटी को, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, मुतहर्रिक होते हैं, जिनकी योजना वयस्क कहते हैं एडोलसेंस को, है ना, नौजवान को, जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। दूसरा ऑप्शन है जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है। तीसरा है जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होती हैं यानी मानेदार होते हैं, है ना, मीनिंगफुल होते हैं। और चौथा है जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं। तो सभी बच्चे उन गतिविधियों से द्वारा अभिप्रेरित होती है जिनकी योजना या जो बच्चों के लिए क्या होते हैं, अर्थपूर्ण होते हैं, या जिनकी जो बच्चों के लिए क्या होते हैं, अर्थपूर्ण होते हैं, बच्चों की ज़रूरत के होते हैं, वो क्या होते हैं, बच्चे उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। अनुदेशन यानी डायरेक्शन, हिदायत, बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। यानी प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर जब किसी गतिविधि या खेल के लिए आप अनुदेश दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, तो वो किस भाषा में देनी चाहिए? बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में, द्वितीय भाषा या अंग्रेज़ी भाषा में, विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा में, और चौथा है शिक्षक की भाषा या अनुदेशन के माध्यम से। तो आसान है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पे जो अनुदेश देना चाहिए, जो शिक्षा देना चाहिए, वो उनकी मातृभाषा में देनी चाहिए ताकि बच्चे आसानी के साथ उसको सीख सकें। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब, आपका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प जो नीचे कथन है उसके अनुसार सही नहीं है, ये आपको बताना है। कविता, गीत एवं मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे, यानी कविता, गीत और मंत्र जो हैं ये तरीका है पढ़ाने का, है ना, कविता के ज़रिए, गीत के ज़रिए या मंत्र के ज़रिए। तो इससे क्या होता है, जिनसे बच्चे शब्द एवं वाक्य संरचना रटते हैं, यानी शब्द और वाक्य की जो संरचना होती है, बनावट होती है, उसको रट लेते हैं। दूसरा है उच्चारण का अभ्यास करते हैं, प्रोनाउंसिएशन का मश्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तीसरा विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं, यानी कंटेंट के माध्यम से वो क्या करते हैं, ग्रामर को सीखते हैं। चौथा है शब्द संपदा बढ़ाते हैं, यानी शब्द कोश जो होता है उनका, शब्द का जो भंडार होता है वो उसको बढ़ाते हैं। तो कविता, गीत एवं मंत्र के तरीके से बच्चे क्या करते हैं कि विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण को सीखते हैं। विषय वस्तु के माध्यम से क्या करते हैं, व्याकरण को सीखते हैं। ये सही 3 नंबर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। जो भी मैं आंसर बताऊंगा दोस्तों वो सीटेट के आंसर की के अनुसार ही बताऊंगा, इसलिए आप निश्चित रहें। 4 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि शिक्षक बच्चों का आकलन करता है या करती है? ये ज्ञात करने, यानी आकलन क्यों किया जाता है बच्चों का, ये ज्ञात करने के लिए कि इस कक्षा में कौन भाषा का श्रेष्ठतम उपयोग करते हैं, इस चीज़ को जानने के लिए कि बच्चों में से कौन जो है भाषा का
बेहतर अंदाज में प्रयोग करते हैं। दूसरा है ये पता लगाने के लिए कि बच्चों की सीखने में कहाँ कमी आ रही है, कहाँ पे उसको कठिनाई हो रही है, इस चीज़ को पता लगाने के लिए। तीसरा है बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए, या मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि बच्चे की जो आगे की अधिगम होगी उसका पता लगा के उसी के हिसाब से उसी के अनुकूल आगे की रणनीति स्ट्रेटेजी अपनाई जाए। चौथा है बच्चों की उसके सहपाठी से तुलना करने के लिए, कि जो उसके दोस्त हैं, उनके संग साथी हैं, उससे तुलना करने के लिए आप उसका मूल्यांकन करते हैं। तो 4 नंबर जो दोस्तों क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा 3 नंबर, कि बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए, सीखने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाया जाता है। बनाने के लिए क्या करते हैं, आप मूल्यांकन करते हैं। यानी 3 नंबर ऑप्शन जो है आपका वो सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, द्विभाषी बच्चे, यानी ऐसी कक्षा जिसमें 2 भाषाएं बोली जाती हैं। द्विभाषी बच्चे या 2 भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः यानी आम तौर पर एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये क्या कहलाता है? संकेत बदलना कहलाता है, संकेत मिश्रित करना कहलाता है, बहुभाषिकता कहलाता है, दक्षता स्तर कहलाता है। देखिए सवाल ये कह रहा है कि एक बच्चा है जो 2 भाषा को जानता है, लेकिन वो इतना मैच्योर हो गया है कि जब वो बात करता है तो एक ही भाषा में आमतौर पे ज़्यादातर जो है वो बातचीत करता है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर मैच्योरिटी आ गई है, समझ आ गई है कि सामने वाला मेरी जिस भाषा को समझ पा रहा है हमको उसी भाषा में बातचीत करना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं संकेत बदलना। इसको क्या कहते हैं? संकेत बदलना। और अगर वो दोनों भाषाओं को मिला जुला के इस्तेमाल करता तो उसको हम कहते हैं संकेत मिश्रित करना। लेकिन चूंकि वो आम तौर पे ज़्यादातर जो है वो क्या कर रहा है, एक ही भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे संकेत बदलना। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं। ये चिन्ह कहलाते हैं। आपने बच्चों को देखा होगा कि जब वो लिखना शुरू करते हैं तो अजीब अजीब टाइप की वो चित्र बनाते रहते हैं, है ना। किताबों में, कॉपियों में जो है अलग अलग क्या स्लेट वगैरह में वो चित्र बनाते रहते हैं। तो ये जो चित्रकारी होती है कि जो बच्चे आड़ी तिरछी चित्र बनाते हैं, चित्रकारी करते हैं, इसको क्या कहते हैं? चित्रकारी कहा जाता है। उसको कीरम कांटे या स्क्रिबलिंग कहा जाता है, लिखना कहा जाता है, या स्वयं की वर्तनी कहते हैं कि खुद से हिज्जे कर रहा है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है कीरम कांटे। क्या कहा जाता है इसको? कीरम कांटे। ये जो चित्रकारी बच्चे करते हैं ये किसी थॉट के मुताबिक नहीं करते हैं, बल्कि उनके जहन में जो कॉन्सेप्ट आता है, जो उनकी जहन में अवधारणाएं आती है, उसको प्रकट करने के लिए वो इस तरह की चित्रकारी करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कीरम कांटे या स्क्रिबलिंग। क्या कहते हैं इसको? जो बच्चे आप देखते होंगे कि अगर उनको कोई कॉपी दे दी जाए, कोई स्लेट वगैरह दे दिया जाए, तो वो कुछ से कुछ जो है उल्टा सीधा बनाते रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्क्रिबलिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? स्क्रिबलिंग या कीरम कांटे कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा? यानी निम्न में कुछ कौशल दिए गए हैं, कुछ महारतें दी गई हैं, आपको ये बताना है कि उनमें से कौन सी महारत या कौन सा कौशल बच्चों के लिखने की जो विकास है उसमें मदद करेगा। अलमारी में कपड़ों को फैलाना। अब इसको समझने वाली चीज़ है कि आपने पढ़ा होगा कि सूक्ष्म कौशल और स्थूल कौशल। सूक्ष्म कौशल उसको कहते हैं कि जिस कार्य को करने में आपके जो बदन है, आपके शरीर के कम से कम जो है पार्ट्स इन्वॉल्व हो, उसको कहते हैं सूक्ष्म कौशल कहते हैं। और ऐसा कौशल जिसके करने में आपके शरीर की ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है शामिल होते हैं,
उसको आप स्थूल कौशल कहते हैं। तो यहाँ स्थूल और सूक्ष्म कौशल दिया गया है। तो लिखना विकसित करने के लिए, लिखने के लिए आपको स्थूल कौशल की सूक्ष्म कौशल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है कि किस कार्य को करने में हम हमारे कम से कम शरीर के जो है पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वही हमारी मदद करेगा हस्तलेखन में। समझ गए आप लोग? निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन यानी हाथ से लिखना विकसित करने में सहायता करेगा? अलमारी में कपड़ों को फैलाना, कुछ छलका देना, तीलियां उठाना, तीली है ना होती है कांट, धागे में मन के पिरोना। तो देखिए सबसे आसान कार्य जो है या सबसे बारीक काम जो है वो है आपका 4 नंबर, धागे में मन के पिरोना, है ना, मोती पिरोना। तो ये क्या होगा? आसान कार्य है। इसका मतलब है कि ये क्या है? सूक्ष्म कौशल है। तो ये आपकी मदद करेगा हस्तलेखन विकसित करने में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? ये सवाल जो है अब बहुत रिपीट होता है कि एक पहली और दूसरी कक्षाओं में जो है आप देखते हैं कि चित्र का, पिक्चर्स का जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और आपसे पूछा जाता है सीटेट में कि ये चित्रकारी का जो इस्तेमाल होता है, इसके लिए सही जो वजह क्या हो सकती है, सही कारण क्या हो सकती है, वही चीज़ यहाँ पे आपसे पूछा जाता रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। यानी चित्र को इसलिए शामिल किया जाता है कि जिन शब्दों से आप परिचित नहीं हैं या जिन चीज़ों को आप नहीं जानते हैं, चित्रों के माध्यम से, है ना, ठोस वस्तु के माध्यम से आप उसको आसानी से समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। दूसरा है, चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया को मिलाने में सहायता करता है। यानी बच्चे अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं उसको मिलाने में उनकी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तीसरा, बच्चों की दृश्य साक्षरता विकसित करते हैं कि ये जो चित्र होती है, बच्चों की देखने की जो क्षमता होती है, देखने की जो मैच्योरिटी होती है, खानदगी होती है, उसको क्या करते हैं? विकास करते हैं। चौथा है, चित्र बनाने वाले तथा शिक्षक की कला एवं सौंदर्य बोध की सराहना करते हैं कि चित्र बनाने वाले जो है वो क्या करते हैं, वाले और शिक्षक की जो है वो क्या करती है? सराहना होती है, इसलिए चित्र को बनाया जाता है। नहीं दोस्तों, चित्रों को डालने का जो असल कारण होता है वो होता है चित्र अपरिचित, यानी जिससे आप परिचित नहीं हैं, जिससे आप अनजान हैं एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में क्या करते हैं? आपकी मदद करते हैं। तो ये 1 नंबर ऑप्शन आपका 8 का सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें खाली जगह विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। देखिए, बच्चों को जो कहानी सुनाई जाती है, कहानी सुनाने के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। तो उसमें से एक उद्देश्य आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बच्चे क्या करते हैं? आनंद लेने के लिए, अधिगम का आनंद लेने के लिए कहानी सुनाई जाती है। दूसरी वजह क्या है, दूसरा कारण क्या है, वो आपको बताना है। साहित्य की सराहना बोध की, जो साहित्य है हमारा लिटरेचर है, उसकी समझ विकसित करने के लिए। दूसरा, भाषा के रूपों को समझने के लिए, भाषा के जो अलग अलग रूप है, मौखिक भाषा होता है, लिखित भाषा होता है, तो इसको विकसित करने के लिए। तीसरा है जीवन कौशल को विकसित करने के लिए। चौथा है गतियात्मक कौशल को विकसित करने के लिए, यानी जो साइकोमोटर आपका डोमेन होता है उसको विकसित करने के लिए। तो दोस्तों 9 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सही जो ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा कि साहित्य की सराहना बोध, यानी कहानी बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें साहित्य की सराहना बोध विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे क्या होता है कि कहानियों से बच्चे जो भाषा में आनंद लेते हैं और साथ साथ क्या करते हैं कि उनको साहित्य की जो है क्या होती है, समझ उनके अंदर विकसित होती है। तो 9 नंबर का जो है
1 नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है। जी, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है, यानी जन्मजात तौर पर बायोलॉजिकली क्या होती है कि बच्चों के अंदर भाषा सीखने की क्षमता रहती है तथा वो भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। ये कथन किसने कहा? B.F. स्किनर ने कहा, नॉम चॉम्स्की ने कहा, लेवाइगोस्की ने कहा, जीन पियाजे ने कहा। तो आप जानते हैं कि एलएडी की बात जो करते हैं कि भाषा अधिग्रहण यंत्र, कि बच्चों के दिमाग में मस्तिष्क में एक भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, इसकी बात कौन करते हैं? नॉम चॉम्स्की करते हैं। यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि प्रभावी रूप से, इफेक्टिव वे में, है ना, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यानी कौन सा एक कथन है जो प्रभावी ढंग से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, है ना, व्याकरण पढ़ाने के बारे में क्या है? सही नहीं है। तो वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, यानी व्याकरण को नेचुरल कम्युनिकेशन के जरिए जो है पेश करना, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है कि हमको बच्चों को नेचुरल वे में पढ़ाना चाहिए, तो ये बात तो सही है। आपसे सही नहीं है वो पूछा जा रहा है। दूसरा, संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, यानी कॉन्टेक्स्ट में, पसे मंजर में व्याकरण के नियम को बताना चाहिए, ये बात भी सही है। तीसरा, वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना चाहिए, कि जो हम व्याकरण बता रहे हैं उसको वास्तविक जीवन में उसका प्रयोग का उसको मौका भी मिलना चाहिए। चौथा, नियमों को रट कर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना चाहिए। ये जो रटने वाली बात है ये नहीं होगी, इसलिए 4 नंबर जो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? यानी नीचे कुछ कार्य दी गई है, आपको ये बताना है कि इनमें से किस में साक्षरता अर्जित करने में, यानी इसमें आपको सीखने में, साक्षरता का मतलब खानदगी, लिटरेसी, है ना, साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए, यानी महारत होनी चाहिए। यानी नीचे की कुछ चीज़ें हैं, जो 4 ऑप्शन है, उसमें से किस में आपको महारत की आवश्यकता पड़ती है, कौशल की आवश्यकता पड़ती है? ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता, यानी ध्वनि के बारे में, जो आवाज़ आप निकालते हैं, कौन सी आवाज़ कहाँ से निकलती है, इसके बारे में जागरूकता और प्रवाहता की रवानी आपके अंदर हो, इसके लिए आपको कुशलता की ज़रूरत होती है। दूसरा है दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान, या दृश्य जो देखने में शब्दावली है, देखने वाली शब्दावली है, और जो मॉडल्स हैं, प्रतिमान का मतलब मॉडल, उनको पहचानने के लिए आपके अंदर कुशलता होनी चाहिए। तीसरा है अर्थांकन करना एवं भाषा की समझ, यानी जो कोई भी शब्द है उसके अर्थ को समझना, उसके मीनिंग को समझना। और चौथा है शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान संबंधी समझ, के जो सही बोलने और जो ध्वनि होती है, हमारी आवाज़ होती है, उसकी पहचान करने की आपके अंदर समझ होती है। विज्ञान का मतलब बता दो, उसकी जानकारी, इल्म है ना। तो शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान संबंधी समझ। तो दोस्तों 12 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि अर्थांकन करना एवं भाषा की समझ, इसके लिए आपको कुशलता का होना, आपके अंदर महारत का होना क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी का प्रयोग करना कहलाता है। यानी शिक्षा में जो है भाषा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अब ICT वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने बता ही दिया कि अब जो है क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कि उसको क्या कहते हैं, IT,
ITC, ITC नहीं है, ये ICT है, ये ITC नहीं है, ये ICT है, ICT ये है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको, है ना। सूचनात्मक प्रौद्योगिकी, संप्रेषण प्रौद्योगिकी, तो ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे आपका मोबाइल है, लैपटॉप है ना, और भी दूसरे डिवाइस हैं, PPT वगैरह आप बना के जो बच्चों को दिखाते हैं, तो ये सब क्या होता है कि आप इसके शिक्षण जो आपकी जो शिक्षण पद्धति है इसमें आप क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल प्रयोग करते हैं, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 14 नंबर क्वेश्चन आपका है कि विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं, करते नहीं है दोस्तों, ये कहते हैं, क्या है, कहते हैं, ये कहते हैं। तो विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली जो स्कोरिंग मार्गदर्शिका होती है, जिसके ज़रिए से आप बच्चों की स्कोरिंग करते हैं, उसको क्या करते हैं, यानी बच्चे जो कितना सीखा, बच्चों ने कितना सीखा, उनके सीखने की रफ्तार क्या है, या उसके सीखने में क्या कठिनाई हो रही है, तो इसके लिए जो आप आकलन करते हैं, इसको जो उसको हम क्या कहते हैं, रूब्रिक्स कहते हैं, जांच सूची कहते हैं, अनुसूची या विस्तृत सूची कहते हैं, क्रम निर्धारण मापनी कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम रूब्रिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, रूब्रिक्स कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के व्याकरण अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, जिसको उर्दू में कहते हैं कवायद तर्जमे का तरीका, है ना, कवायद तर्जमे का तरीका, इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है, किस पे जोर देती है, ये एक विधि है, व्याकरण अनुवाद विधि है, और बहुत फेमस और प्रचलित विधि है, जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो व्याकरण अनुवाद विधि किस पे ज़्यादा जोर देती है, किस पे इसका ज़्यादा फोकस होता है, शुद्धता पर, प्रवाह पर, उपयुक्तता पर, उच्चारण पर। शुद्धता यानी सही बोलने पर, दुरुस्तगी पर, कि दुरुस्त आप जो है जो भी बोलें सही बोलें, सही पस मंज़र में बोलें। दूसरा है प्रवाह पर यानी रवानी पर। तीसरा है उपयुक्तता पर यानी उसके उपयोग पर। और चौथा है उच्चारण पर, उसके तलफ़ुज़ पर, प्रोनंसिएशन पर। तो व्याकरण अनुवाद विधि जो है इसका जो ज़्यादा इसका बल होता है वो होता है शुद्धता पर, यानी दुरुस्तगी पे इसका ज़्यादा फोकस होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। यानी जब हम प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर शिक्षार्थियों का आकलन कर रहे हैं तो उसमें हमको इन चारों में से किसी एक पर ध्यान देना चाहिए। वो एक कौन है? औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना। कि हमको क्या करना चाहिए कि फॉर्मल तौर पर, औपचारिक तौर पर सप्ताह में परीक्षा लेना चाहिए और उसको बच्चों का जो रिकॉर्ड होता है, प्रगति पत्र होता है, उसमें हमको क्या कर देना चाहिए, लिख देना चाहिए। 1 मिनट सॉरी औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना चाहिए, ये करना चाहिए आपको। दूसरा है एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे। एक अवधि के बाद आपको परीक्षा लेना चाहिए। तीसरा है शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीके से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। या तीसरा ये करेंगे आप कि जो शिक्षार्थी हैं उसके निष्पादन कहते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस को, कारकर्दगी को। तो या ये करेंगे कि शिक्षार्थियों की जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, उसके बारे में आप अलग अलग अंदाज से, अलग अलग ढंग से क्या करेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे और वो जानकारी बच्चों के साथ और उनके माता पिता के साथ साझा करेंगे।
चौथा है दोस्तों, भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना। या ये करेंगे आप कि बच्चों में वृद्धि के लिए और विविधता के लाने के लिए, डाइवर्सिटी लाने के लिए आप हर दिन क्या करेंगे, कक्षा में कार्य बच्चों को देंगे, होमवर्क देंगे और गृह कार्य देंगे, यानी CW देंगे, क्लास वर्क देंगे, और SW होमवर्क देंगे। क्या करेंगे? तो दोस्तों 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब ये हो जाएगा कि आपको क्या करना है कि शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में, निष्पादन मैंने बता दिया परफॉर्मेंस को कहते हैं, कारकर्दगी को कहते हैं, तो शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीके से जानकारी एकत्रित करना यानी इकट्ठा करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना, ये क्या होगा आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। सही बात है कि कुछ बच्चों के पास एक भाषा का ज्ञान होता है और कुछ बच्चों के पास एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है, यानी जिन बच्चों के पास एक या एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान है वो उसको किसमें सहायता होगी, अन्य भाषाओं एवं अन्य विषयों को आसानी से सीखने में, यानी जो दूसरे भाषाएं हैं उसको सीखने में उसको आसानी होगी। दूसरा है राष्ट्र की रीति रिवाज एवं अन्य संस्कृतियों को समझने, कि जो हमारा कौम है, जो हमारा राष्ट्र नेशन है, उसकी जो रीति रिवाज है, हमारे कौम के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर डाइवर्सिटी है, तो उस डाइवर्सिटी को समझने में आपको। तीसरा है अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में, कि या ये होगा कि जब एक से ज़्यादा भाषा आप जानते हैं तो वो आपको दूसरे विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने में, आपको अलग रखने में क्या होगा, सहायक होगा। तीसरा अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में, कि ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए जो दूसरी भाषा की जो लिपि है उसको सीखने में। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ये होगा कि जब अगर कोई बच्चा एक या एक से अधिक भाषाओं को सीख कर आता है तो वो उसको अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में क्या करता है, सहायता करता है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा 3 के विद्यार्थियों की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी हैं और महसूस किया है कि, यानी बच्चे कक्षा 3 के बच्चों की कॉपी देखने के बाद एक शिक्षिका को लगा कि बच्चे जो है कुछ गलती कर रहे हैं, त्रुटि कर रहे हैं, तो वो क्या समझेगी इस बारे में। बच्चे लापरवाह हैं इसलिए वे त्रुटियां कर रहे हैं, कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं इसलिए उनसे गलती हो रही है। दूसरा, बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही हैं, यानी बच्चे गलती इसलिए कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं कि शिक्षिका उनको दंड नहीं दे रही है, इसलिए वो गलती कर रहे हैं। तीसरा है कि बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं, नेचुरल है और उनके अधिगम की संकेतक हैं, यानी उसके अधिगम का एक हिस्सा है ना, एक इशारिया है। चौथा है कि एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये त्रुटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं रखती हैं। नहीं दोस्तों, महत्वपूर्ण होता है। तो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं, नेचुरल हैं और उनकी अधिगम की संकेतक हैं, इशारियां हैं, यानी बच्चे सीखने के लिए के दौरान वो त्रुटि करेंगे और आपको उनकी सुधार और इस्लाह करनी चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं एक भाषा शिक्षक के रूप में, यानी ये वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे जो है साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया यानी सामाजिक बातचीत के जरिए से क्या करते हैं, वो सीखते हैं भाषा को। तो एक शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व होगा, अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठे तथा कक्षा में अंतरक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें, यानी ऐसी पाठ योजना बना रहे हैं कि बच्चे अकेले बैठे रहें और अपना काम खुद से करें, किसी को किसी से कोई मतलब ना हो। दूसरा, ऐसी पाठ योजना बनाएं
जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा सम्मिलित न किए जाएं, या ऐसी पाठ्य योजना बनाना है कि जिसमें जो बच्चे का अंतःक्रिया होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, वो ना हो। इसके लिए आप खेल और चर्चा पे क्या करता को शामिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि खेल और चर्चा होगा तो उसमें बच्चे शामिल होंगे। 3 नंबर ऑप्शन है दोस्तों, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें। और चौथा है, जोड़े एवं समूह कार्य के लिए, जोड़े यानी ग्रुप जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें, बातचीत कर सकें। तो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा कि 4 नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा कि जोड़े में जब बच्चे कार्य करेंगे तो वह आसानी के साथ क्या कर सकेंगे, भाषा को सीख पाएंगे। इसके जरिए सामाजिक अंतःक्रिया होगा और भाषा आसानी से सीखा जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बिल्कुल, इसलिए कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, यहाँ पे क्या है, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं। तो भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ में, इस पसे मंजर में, इस कॉन्टेक्स्ट में को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी बहुभाषी कक्षा के बारे में कौन सी एक कार्य, कौन सी एक गतिविधि उपयुक्त है, मुनासिब है, एप्रोप्राइट है। शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज करते हुए, यानी उसको ध्यान, उसकी भाषा पे, बच्चों पे ध्यान, भाषा पे ध्यान न देना है। विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे, ये गलत है। दूसरा, घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, न कि विद्यालय में। नहीं, ये भी गलत है। तीसरा है, भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए, यानी ऐसे विद्यालय होने चाहिए जिसमें एक ही भाषा में जो है शिक्षा दी जाती हो, तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए, कि जिस बच्चे की जो भाषा है उसी के हिसाब से उनको प्रवेश मिलेगा। तो ये भी गलत है। चौथा है दोस्तों, शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन तरसील करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दें। तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दें, ऐसा काम दें जो जोड़े या समूह में किए जा सकें, क्योंकि जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे, यानी जल्दी करने में सक्षम होंगे। नहीं, ये इस वजह से तो नहीं होता है। दूसरा है, इससे शिक्षक का कार्य कम होता है, क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। यानी समूह कार्य इसलिए देंगे बच्चों को कर देने से ऐसा होता है कि शिक्षक का जो काम आसान हो जाता है और बच्चे ग्रुप में कार्य करते हैं तो ग्रुप पे ध्यान देना आसान हो जाता है अलग अलग के मुकाबले। तो ये बात भी गलत है। तीसरा, इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। चलिए चौथा देखते हैं, ये उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। नहीं, ये भी गलत है। यानी 3 नंबर ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा कि समूह कार्य इसलिए देना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे बच्चों के साथ सहायता करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, ये खाली जगह का लक्षण हो सकता है। गणन में अक्षमता का, जिसको डिस्कैलकुलिया कहते हैं, लिखने में अक्षमता का, जिसको डिस्ग्राफिया कहते हैं, प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता का, जिसको डिस्प्रेक्सिया कहते हैं, पढ़ने में अक्षमता का, जिसको डिसलेक्सिया कहते हैं। तो यहाँ भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये डिसलेक्सिया हो जाएगा।
4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है, कि प्राथमिक स्तर पर जब आकलन करते हैं तो उसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए, यानी प्रत्येक जो सत्र है शैक्षिक सत्र उसके आखिर में आकलन करना चाहिए, तो ये बात तो गलत है। आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी ये काम राज्य का होना चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करनी चाहिए, ये बात भी गलत है। तीसरा है आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और विद्यालय के साथ उसको जुड़ा होना चाहिए, तो ये तो सही लग रहा है। चौथा है आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए, तो ये भी गलत है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी प्रमाणिक सामग्री मुस्तनद मवाद जिसको उर्दू में कहते हैं या इंग्लिश में कहते हैं सर्टिफाइड कंटेंट। तो निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा में प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। पाठ्य पुस्तक को, कार्य पुस्तिका को, समाचार पत्र को, पूरक पुस्तिका को। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सीटेट के मुताबिक समाचार पत्र हो जाएगा। वो इसलिए होगा कि देखिए दोस्तों पाठ्य पुस्तक भी प्रमाणित होती है, लेकिन उसके अंदर क्या होती है कि कुछ चीज़ें काल्पनिक होती है, बहुत सारी जैसे कहानियाँ होती हैं, वो कहानियाँ काल्पनिक, बहुत सारी काल्पनिक होती है और बहुत सारी वास्तविक होती है। लेकिन समाचार पत्र में जो भी चीज़ें आती हैं वो वास्तविक होती है, काल्पनिक नहीं होती है। इसीलिए इसका सही उत्तर जो है 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और आपकी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारी कहानी जो थी काल्पनिक होती है, जैसे कविता वगैरह होती है वो काल्पनिक होती है, उसका वास्तविकता से बहुत कम संबंध होता है, या होता भी है तो उतने बेहतर ढंग से नहीं होता जिस हिसाब से कहानी में पेश किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है, यानी जब भाषा अधिगम के लिए आप सामग्री तैयार कर रहे हैं तो उस वक्त जिन सिद्धांतों को आपको ध्यान में रखना चाहिए उसमें से एक कौन सा सिद्धांत है आपको बताना है। प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए, कि हर आयु के अलग अलग जो आयु के बच्चे हैं आपके, हर आयु के बच्चों के लिए आपको मुश्किल सामग्री का चयन करना चाहिए, ये गलत है। दूसरा, सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होना चाहिए, यानी जो सामग्री है आपका वो बेहतर अंदाज में, औचित्यपूर्ण बेहतर अंदाज में और बच्चों के स्तर के अनुसार, स्तरानुसार, जिस लेवल के बच्चे हैं उसके अनुसार होना चाहिए। तीसरा, किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है, इसमें उतना सोचने विचारने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा है, सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए, कि सामग्री जो आपका हो, विषय वस्तु हो, कंटेंट, वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और लिमिटेड होना चाहिए, तो ये भी गलत है। 3 नंबर सही है, 2 नंबर सही है कि सामग्री औचित्यपूर्ण हो। सामग्री क्या हो, औचित्यपूर्ण हो, सामग्री क्या होना चाहिए आपका, औचित्यपूर्ण होना चाहिए और उसके स्तर के अनुसार होना चाहिए। तो आप लोग इसका जवाब देते हुए चलिए, मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। भाषा अर्जन होता है जब, देखिए भाषा अर्जन की बात की जा रही है, जबान की हुसूलियाबी की बात की जा रही है, लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की जा रही है। भाषा अर्जन होता है जब बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, तब भाषा अर्जन होगा। दूसरा है, बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, सजा दिया जाता है, तब। तीसरा है, बच्चों को भाषा के अवसर मिलते हैं, उसको मौके मिलते हैं। चौथा है, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। तो बिल्कुल है कि जो मातृभाषा होती है, जिसको पहली भाषा कहते हैं, उसमें दोस्तों सिर्फ आपके लिए सचेतन
ध्यान काफ़ी है, बाकी उसके लिए अवसर का मिलना न मिलना या उसमें दंड या व्याकरण का होना ज़रूरी नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भाषा के उत्पादन कौशल हैं, है ना, आप बार बार इसको पढ़ चुके हैं उर्दू के अंदर, है ना, कि जो आपकी जो कौशल होती है भाषा की वो 4 है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसमें से आपका जो सुनना और पढ़ना है वो ग्रहण कौशल है। वो क्या है? ग्रहण कौशल है, जिससे आप दूसरे के विचार को ग्रहण करते हैं। और बोलना और लिखना ये उत्पादन कौशल है, जिससे आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा की उत्पादन कौशल हैं, पवन नहीं है दोस्तों, ये पठन है। ये पवन नहीं है, ये पठन है। पठन तथा लेखन, पठन तथा श्रवण, वाचन तथा लेखन, वाचन तथा श्रवण। तो वाचन तथा लेखन 3 नंबर जो ऑप्शन है ये आपका उत्पादन कौशल है। 27 का 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, यानी बच्चे जो है उन गतिविधि, उन एक्टिविटी के जरिए मोटिवेट होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होती है, जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। ये सवाल रिपीट हो चुका है कि बच्चे उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं जिनकी योजना जो बच्चों के लिए क्या होते हैं, अर्थपूर्ण होते हैं, बच्चों के कार्य की होती है, बच्चे की मीनिंग के लिए या मकसद की होती है। 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये भी रिपीट हुआ, क्योंकि चूंकि था तो इसलिए मैंने ले लिया कि द्विभाषी बच्चे या 2 भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये क्या कहलाता है? इसको क्या कहते हैं? संकेतन बदलना, संकेत मिश्रित करना, बहुभाषिकता या दक्षता स्तर। तो ये क्वेश्चन हो चुका है कि इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं संकेत बदलना। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं, ये भी कहते हैं रूब्रिक्स कहते हैं, जांच सूची कहते हैं, अनुसूची या विस्तृत सूची कहते हैं, या क्रम निर्धारण मापनी कहते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन। ये तीनों क्वेश्चन जो है दोस्तों रिपीट हुआ है। सीटेट में जो क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, हालांकि ये अलग अलग साल के क्वेश्चन हैं, लेकिन देखिए सेम क्वेश्चन है, एक ही तरह का क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको सीटेट में अगर आप इन चीज़ों को ध्यान देते हैं और क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन आप जो है बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है? शिक्षण शास्त्र का मतलब है दोस्तों फन्ने तदरीस, पैडागोजी। तो निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों, देखिए बहुत सारे शिक्षण शास्त्र हमारे शिक्षा में कार्य करते हैं, तो आपको बताना है कि किस शिक्षण शास्त्र का काम ये है जो आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों यानी तजर्बों, उनकी बात, उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी चाहिए। यानी किस शिक्षण शास्त्र का कहना है कि बच्चों के अनुभव को, उनकी बातों को, उनकी सक्रिय भागीदारी को, पार्टिसिपेशन को प्रमुखता देनी चाहिए। इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। ये बात किस शिक्षण शास्त्र में कहा गया है? शिक्षार्थी, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विस्तारवादी। तो बाल केंद्रित जो शिक्षण शास्त्र है उसमें यह कहा गया है कि हमको बच्चों के अनुभव, उनकी बात, उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देना चाहिए और उसी को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना चाहिए, जब पाठ्य की योजना बना रहे हैं, अधिगम की योजना बनाए हैं, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, अभी मैंने बताया कि बहुत सारे शिक्षण शास्त्र हैं, तो समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र का मतलब हुआ क्रिटिकल थिंकिंग पेडागोजी। क्रिटिकल थिंकिंग पेडागोजी, तनकीदी सोच, अंदाजे नजर।
फ़न तदरीस, तनकीदी सोच फ़न तदरीस। तो समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है, यानी जोर देके वो किस बात में विश्वास करता है। बच्चे विद्यालय के बाहर जो कुछ भी सीखते हैं वो अप्रासंगिक है, यानी उसका उसके जीवन से कोई संबंध नहीं है। दूसरा है शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होते हैं। जो बच्चे का अनुभव होता है और उसकी दृष्टिकोण होती है वो महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोग क्वेश्चन को समझ के जवाब देते चलिए, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मैं इसीलिए जो है मैंने रणनीति बदल दी है, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, लास्ट में जवाब बताऊंगा। तीसरा, शिक्षक को सदैव यानी हमेशा कक्षा निर्देशों में आगे रहना चाहिए। और चौथा है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से आज़ादाना तौर से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी तरह की मंतिक और दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि जो समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र है वो कहता है कि शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधि में संलग्न करते हैं यानी जोड़ते हैं, तथा क्या उद्देश्य हो सकता है। तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है कि वो नया पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों को मनोरंजन करवा रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, विद्यार्थियों का ध्यान हटाना। दूसरा है पाठ आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में करना, डिसिप्लिन में करना। तीसरा कार्यभार को कम करना, काम के बोझ को कम करना। चौथा है विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना, कि बच्चों के अंदर मोटिवेट पैदा करना, उसके अंदर तक़वियत को बढ़ावा देना ताकि वो आसानी के साथ सीख सके। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक मिनट टाइम देख लेता हूं। मनुष्य अनुभव के माध्यम से क्या कह रहा है, मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह वे अन्य कौशल सीखते हैं। यानी ये किस विचारक के सिद्धांत के ओर संकेत करता है, यानी किसने ये बात कही है कि मनुष्य जो अपने अनुभव है, उनका तजर्बा है, उसके अपने तजर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से वो भाषा को ठीक उसी तरह सीख पाएंगे जैसे कि वो और कार्य करते हैं। यानी और कार्य करने के लिए उसको जो है सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो फिर भाषा को सीखने के लिए उसको आवश्यकता क्यों होगी। वो बाकी कार्य जैसे कर पाते हैं इसी तरह वो भाषा को भी अपने अनुभव के जरिए सीख सकते हैं। तो ये बात किसने कही है, चॉम्स्की ने, पियाजे ने, वाइगोस्की ने, स्किनर ने। तो दोस्तों ये बात स्किनर ने की है। क्या की है, किसने की है, स्किनर ने की है। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, रचनावादी कक्षा में, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में, रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं। समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाज़ करते हैं, यानी ग्रुप में कार्य करते हैं और आवाज़ करते हैं, आवाज़ निकालते हैं। दूसरा है अपनी कॉपियों में सभी विकल्प लिखते हैं, जो भी ऑप्शन है उसको अपनी कॉपी में लिखते हैं। तीसरा केवल शिक्षक के साथ ही अंतःक्रिया करते हैं, यानी सिर्फ शिक्षक के साथ ही बातचीत करते हैं। चौथा है किसी भी तरह की अंतःक्रिया नहीं करते हैं, यानी वो किसी से भी बातचीत नहीं करते हैं। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आप लोग भी बनाते चलिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता। यानी भाषा शिक्षण के बहुत सारे सिद्धांत हैं, उसमें से कौन नीचे जो 4 कथन है उसमें से कौन सा जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में उसको हम शामिल नहीं कर सकते हैं। चयन तथा श्रेणियों में बांटना, यानी बच्चों को का चयन करना और श्रेणियों में बांटना, ग्रुपों में बांटना, ये चीज़ को। दूसरा है विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल दे देना, कि पढ़ाने के लिए एक फिक्स स्पेशल जो है स्ट्रेटेजी को या मेथड को अपनाना। तीसरा है एकीकृत तरीके से शिक्षण देना, यानी जब हम शिक्षण दे रहे हैं
तो इंटीग्रेटेड जो मेथड के जरिए से हम क्या कर रहे हैं, शिक्षण दे रहे हैं। और चौथा, अधिक से अधिक अवसर देना बच्चों को। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा सिद्धांत नहीं है, तो नहीं हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, कि शिक्षण के लिए कोई खास एक विशिष्ट विधि नहीं होती है, उसके लिए अलग अलग विधि होती है, क्योंकि आपकी कक्षा में बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि के होते हैं, अलग अलग मानसिकता के होते हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले होते हैं, तो उसके लिए विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना ये संभव नहीं है, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 17 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सहपाठी। सहपाठी कहते हैं दोस्तों दोस्त को, है ना। सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें, यानी एक दूसरे की बातों को स्वीकृत करें, कबूल करें, एक्सेप्ट करें। इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त होना चाहिए, यानी कैसी कक्षा उपयुक्त होगी कि बच्चे एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट कर सकें, एक दूसरे की बात को मान सकें। विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, यानी ऐसी कक्षा जिसमें विविधता है, डाइवर्सिटी है ना, विभिन्नताएं हैं, और समावेशी कक्षा का रूप है। दूसरा, चयनित शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, या ऐसी कक्षा जिसमें एक ही तरह के बच्चे हैं, चयनित बच्चे, सिलेक्टेड चिल्ड्रेन है। तीसरा, विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा, यानी विविधता तो है लेकिन वो विशिष्ट कक्षा है, एक स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम है। तीसरा है या चौथा, चयनित शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा, या सिलेक्टेड विद्यार्थियों की एक विशिष्ट क्लास है, स्पेशल क्लास है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कि विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा जो होगी वो क्या होगी, सहपाठियों के एक दूसरों की बात को सुनने और भाव को स्वीकृत करने के लिए क्या होगी, महत्वपूर्ण होगी। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं दोस्तों रिमीडियल क्लास को, या डायग्नोस्टिक टेस्ट को कहते हैं। डायग्नोस्टिक जो मूल्यांकन होती है, इवैल्यूएशन होता है, उसको कहते हैं, तो टीचिंग होती है। रिमीडियल टीचिंग जो होती है जिसको, है ना, रिमीडियल टीचिंग को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। रिमीडियल टीचिंग को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, जिसको उर्दू में इस्लाही तदरीस कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य, मकसद नहीं है। अप्रभावकारी आदतों को हटाना, यानी वो आदतें जो प्रभावकारी नहीं है उसको हटा देना, उसको दूर करना। दूसरा, उन भाषा तथ्यों को दोबारा पढ़ाना जो उन्होंने सही तरह से नहीं सीखे हैं, यानी जिन भाषाओं को उन्होंने सही तरीके से नहीं सीखे हैं उनको दोबारा पढ़ाना। तीसरा, शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना। चौथा, उद्दीपन उपागमों के साथ, यानी स्टिमुलस, है ना, मुहर्रिका, उद्दीपन उपागमों के साथ शिक्षार्थियों में अधिगम के लिए रुचि जागृत करना, रुचि पैदा करना। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो उपचारात्मक शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कि शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना। रटने वाला काम तो करना ही नहीं है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त उपागम होना चाहिए। यानी जब भाषा की कक्षा में आप हैं तो बच्चों की प्रतिभागिता को, कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें, तो आपको कौन से उपागम का, कौन से मॉडल का उपयोग करना चाहिए। संरचनात्मक उपागम का मॉडल का, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है मॉडल है उसका उपयोग करना चाहिए। संप्रेषणात्मक उपागम का, यानी कम्युनिकेशन जो है अप्रोच, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। व्याकरण अनुवाद विधि का उपयोग करना चाहिए। निमज्जन विधि का उपयोग करना चाहिए। तो 39 नंबर का जो है दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा कि संप्रेषणात्मक उपागम जो होता है, कम्युनिकेशन स्किल जो होती है, मॉडल जो होती है, उसका उपयोग करना चाहिए। तरसीली मॉडल का उपयोग करना चाहिए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि शिक्षक सभी बच्चों का अधिगम शैली
को ध्यान में देखिए, यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहे तो उन्हें क्या करना चाहिए। यानी शिक्षक ये चाह रहे हैं कि सभी बच्चों की जो अधिगम शैली है, सीखने की जो का ढंग है, उसको ध्यान में रख के हमको शिक्षण कार्य करना है। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, बच्चों को अपनी प्रतिभा तथा अधिगम शैली को प्रदर्शित करने के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों में भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। दूसरा है, योगात्मक आकलन परीक्षा में बैठने से पहले सभी पाठों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहना चाहिए, है ना, कि बच्चों को योगात्मक आकलन परीक्षा जो होगी उसमें बैठने से पहले उनको कहे कि जितने भी पाठ को आपने पढ़ा है उसका पुनरावृत्ति कीजिए, उसको फिर से याद कीजिए। देखिए, तीसरा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से सीख लिया है, विद्यार्थियों की जल्दी जल्दी परीक्षा लेनी चाहिए। यानी या ये करना चाहिए कि जो उन्होंने अवधारणाओं को, संकल्पनाओं को, कॉन्सेप्ट को सीख लिया है, तो इसको सुनिश्चित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, बच्चों के अंदर जल्दी जल्दी परीक्षा ले रहे हैं। चौथा, विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विविधता का प्रयोग करना चाहिए। यानी बच्चों की विविधता को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है कि विविध परीक्षण जो है विधियों का उपयोग करना चाहिए। तो इसके लिए जो है दोस्तों सही ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा कि विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तभी क्या होगा कि तमाम बच्चे जो हैं उनकी प्रतिभाओं को ध्यान में रख के आपको कहा जा सकता है कि आपने शिक्षण जो योजना बनाई है वो बना है। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है। नीचे कुछ शिक्षण विधि बताई जा रही है, आपको ये बताना है कि अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि कौन सी है। शुद्ध उच्चारण पर बल देना, है ना, कि सही बोलने पे बच्चों के बल देना, जोर देना। पुस्तक की पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ना, कि पुस्तक में जो विषय वस्तु हैं, पाठ्य सामग्री हैं, उसको आवाज से पढ़ना। तीसरा, शुद्ध उच्चारण तथा भावों के साथ पढ़ने पर बल देना, कि बच्चे सही ढंग से और भावों को समझ के, है ना, पढ़ें। चौथा, शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु में संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। या ये करेंगे आप कि जो बच्चे की रुचि है उस रुचि को ध्यान में रखते हुए और आपको क्या करना है, शिक्षण विधि अपनाना है और उनमें शब्दकोश का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, उनके पास भंडार हो सके, इस पे ध्यान देना है। तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा यानी शब्द भंडार पर ध्यान देना, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, बशर्ते कब। यानी शिक्षार्थियों को सीखने और विषय पर महारत हासिल करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है कब, वे जानते हों कि परीक्षाओं में विषय वस्तु के प्रति उनकी समझ के लिए उनकी परीक्षा ली जाएगी। जब वो ये जानते हों तब उन्हें विश्वास हो कि जो काम वे कर रहे हैं वो रोचक हैं, दिलचस्पी वाले हैं तथा उनके स्वयं के और शिक्षक के जीवन से संबंधित है। तीसरा है, उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, या उसको ये मालूम हो कि अगर हम इन उद्देश्यों को ध्यान रखते हुए कार्य करते हैं तो मुझे पुनर्बलन मिलेगा, मुझे इनाम मिलेगा। चौथा है, वो इस बात को महसूस करते हों कि एक तरह के कार्य में वो अपने सहपाठियों से बेहतर निष्पादन कर सकते हैं, या ये कि वो ये सोच लें कि हम क्या करें अपने सहपाठियों से, अपने दोस्तों से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें।
तो दोस्तों इसके लिए जो आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, बशर्ते कि ये चीज़ ना हो। कौन सी चीज़? कि उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। इसका क्या हो, उनको उम्मीद हो, उनकी क्या हो, यकीन दहानी हो, तो वो क्या करेगा, कार्य को करेगा। 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मैं सीटेट के आंसर की से आपको बता रहा हूं कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यानी कौन सा जोड़ा है ना, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। यानी निम्न में से कौन सी ऐसी युक्ति है, कौन सा एक ऐसा वाक्य है जो बच्चों को अच्छा भाषण देने की जो प्रशिक्षण होती है उसमें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन करके दिखाना, यानी बच्चों को शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाता है इसका प्रदर्शन करके दिखाना, ये होगा। दूसरा है चिन्ह तथा होठों, जिभ तथा होठों को की सही स्थिति का अभ्यास कराना बच्चों को। तीसरा है शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर उपलब्ध कराना। और चौथा है शिक्षार्थियों को 1 मिनट के लिए बोलने का अवसर देना ताकि वे आप उसकी त्रुटि को निदान कर सकें। तो दोस्तों उसके लिए बेहतर क्या होगा, नहीं किया जा सकता। कौन सी ऐसी त्रुटि है या कौन सी ऐसी शिक्षण की पद्धति है जिसको वो क्या कर सकता है। तो इसके लिए 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। देखिए दोस्तों, उनको एक अच्छा भाषण देने की प्रशिक्षण देना है, तो जब वो खुद के जीवन के बारे में खुद बोलेगा तो वास्तविकता जो है वो क्या होगी कि वो अपने बारे में बता पाएगा, लेकिन जो बाहर की चीज़ें हैं वो उससे नहीं जुड़ पाएगा। तो ये जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। 43 का 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 44 नंबर ऑप्शन है दोस्तों भाषा कौशलों के उप कौशल है। देखिए भाषा के 4 कौशल होते हैं। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, भाषा कौशलों के उप कौशल हैं 2, 4, 5, 3। तो दोस्तों इसका सही जवाब 2 होगा। अब आप समझिए भाषा कौशल जो हैं आपके वो 4 हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसमें से सुनना और बोलना जो कौशल है दोस्तों इसको हम कहते हैं प्रधान कौशल, और पढ़ना और लिखना जो कौशल है दोस्तों इसको हम कहते हैं उप कौशल। उसको क्या कहते हैं, उप कौशल। तो सुनना और बोलने को प्रधान कौशल कहते हैं और पढ़ने और लिखने को उप कौशल कहते हैं। तो भाषा कौशलों के उप कौशल हैं 2 हैं, पढ़ना और लिखना। चलिए, बोधगम्य निवेशों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया, यानी बोधगम्य निवेशों का विचार जो है ये किसने दिया है? स्टीफन क्रेशन ने, नॉम चॉम्स्की ने, B.F. स्किनर ने या लैरी सेलिंगर ने किसने दिया? तो बोधगम्य निवेशों का विचार किसने ये बात कही है कि बच्चे बोध के जरिए, समझ के जरिए क्या करते हैं, भाषाओं को सीखते हैं। ये विचार जो है स्टीफन क्रेशन ने दिया। किसने दिया है? स्टीफन क्रेशन ने। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है, यानी लेखन जो कौशल होता है उसका उच्चतम स्तर कौन सा है, यानी सबसे ऊपर वाला स्तर कौन सा है? सही वर्तनी यानी सही स्पेलिंग, संयुक्ताक्षर लिखना यानी जो संयुक्त अक्षर होते हैं, मुरक्कब अल्फाज होते हैं उसको लिखना। तीसरा लेख लिखना, निबंध लिखना, ऐसे लिखना। और चौथा है वाक्यों में कठिन शब्दों का प्रयोग करना। तो लेखन कौशल का जो उच्चतम स्तर होता है वह होता है लेख लिखना, निबंध लिखना। जब आपको निबंध लिखने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो गई तो इसका मतलब है कि आप लेखन कौशल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं।
47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे। यानी पाठ, जब आप बच्चों के सामने पाठ्य सामग्री लेके जाते हैं तो उसके रूप बहुत सारे होते हैं, तो आप निम्न में से किस रूप को अपनाना चाहेंगे एक शिक्षक होने के नाते। मूर्त विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक, यानी ऐसा पाठ्य सामग्री होगा जो बच्चों को आप दिखा सकें और उसका विश्लेषण कर सकें। दूसरा है अमूर्त विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक, या ऐसी सामग्री ले जा सकेंगे, सामग्री लेंगे बच्चों के लिए जिसको आप दिखा तो नहीं सकते हैं लेकिन उसको समझा सकते हैं। तीसरा है मूर्त विवरणात्मक और अवधारणात्मक, कि यह ऐसी जो है सामग्री ले जाएंगे कि जो क्या हो कि जिसका विवरण आप तो क्या ठोस अंदाज में दे सकते हैं लेकिन उसकी अवधारणाओं को आप नहीं बता सकते हैं। और चौथा है अमूर्त अवधारणात्मक और अवधारणात्मक। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 1 नंबर हो जाएगा कि मूर्त विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक जो सामग्री होगी उसका जो रूप होगा पाठ्य सामग्री का वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आप चीज़ों को दिखा भी पाएंगे और उसका सही आप उसकी व्याख्या भी कर पाएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 48 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है। यानी पियाजे के अनुसार जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है। साहचर्य जन्य होती है, यानी वो क्या होती है तालमेल के जरिए से सीखी जाती है ना, साहचर्य जन्य। दूसरा सुमेलन के जरिए से सीखी जाती है। तीसरा युक्ति जन्य होती है। युक्ति जन्य का मतलब होता है दोस्तों जिससे कि एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ देना, एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ देना। और चौथा है कि सामाजिक। तो पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो युक्ति जन्य होती है, यानी जैसे स्कीमा आपके जन्य बनता है उसी स्कीमा के जरिए से आप क्या करते हैं चीज़ों को, भाषा को सीखते हैं। तो पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो साहचर्य न होती है, वो न सुमेलन होती है, वो न सामाजिक होती है, बल्कि वो युक्ति जन्य होती है जिसको आप क्या कहते हैं मंतव्य युक्ति कहते हैं या स्कीमा कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, यानी घर में कुछ और भाषा बोली जाती है, विद्यालय में कुछ और भाषा बोली जाती है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। यानी एक बच्चा है कि जिसकी घर की भाषा मान लीजिए उसकी हिंदी है और स्कूल की भाषा उर्दू है, तो आप क्या उसकी मदद कैसे करेंगे। उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर। दूसरा है कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके, यानी जितनी भी भाषाएं बच्चों बोलने वाले हैं उनका आप उपयोग करके, उनका इस्तेमाल करके। तीसरा है उसके गृह कार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन देकर, यानी उसके जो गृह कार्य उसको देंगे उसके अंदर लचीलापन दे देंगे, उसको जो छूट देंगे। चौथा कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करके क्या करेंगे, या ये करेंगे कि कक्षा में क्या करेंगे उसकी मातृभाषा में शिक्षण करेंगे। तो दोस्तों ये चौथा तो संभव नहीं है, इसलिए कि नहीं, जब आपकी कक्षा में अलग अलग भाषा के मातृभाषा के बच्चे बोलने वाले होंगे तो आप कितने बच्चों की भाषा के में शिक्षण करेंगे। तो उसके लिए बेहतर तरीका होगा कि कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करेंगे, यानी बहुभाषिकता को आप इग्नोर नहीं करेंगे, उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, बल्कि एक संसाधन के रूप में आप एक्सेप्ट करके उसको आगे बढ़ेंगे। पचास नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ट्रांसलैंग्वेजिंग, है ना, ट्रांसलैंग्वेजिंग यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, जिसको कहते हैं ट्रांसलैंग्वेजिंग। ट्रांसलैंग्वेजिंग के संबंध में इन कथनों यानी ए और बी पर विचार कीजिए कि ट्रांसलैंग्वेजिंग के बारे में कथन ए और कथन बी दोनों में से कौन सही है या कौन गलत है या दोनों सही नहीं है। ट्रांसलैंग्वेजिंग बहुभाषावाद का एक लचीला स्वरूप है,
बिल्कुल सही है कि ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब ही होता है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना। तो ये बात सही है कि ट्रांस लैंग्वेजिंग बहुभाषावाद का एक लचीला स्वरूप है। दूसरा बी कह रहा है कि ट्रांस लैंग्वेजिंग संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन क्षमता के संवर्धन के लिए की जाने वाली के लिए जानी गई भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करना है। ये बात भी सही है, यानी एक और दो दोनों बात सही है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। एक कह रहा एक सही है बी गलत है, दो कह रहा एक गलत है बी सही है, तीसरा कह रहा ए बी दोनों सही है, चौथा कह रहा ए बी दोनों गलत है। तो ए बी दोनों सही है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के क्वेश्चन थोड़ा सा साफ आपको नहीं दिख रहा होगा, अगली वीडियो में इंशाल्लाह इस तरह की कोई बात नहीं रहेगी। रात में लिया गया है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है ना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में ऐसा नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जा सकता है। देखिए समग्र भाषा उपागम, समग्र भाषा उपागम में यानी ऐसा मॉडल जिसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, तो उसमें क्या होगा कि भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में आप किसका उपयोग कर सकते हैं, क्रिया का यानी काम का, साहित्य का यानी लिटरेचर का, बाल कविताएं का या खिलौने का। तो समग्र कक्षा में जो है आप क्या कर सकते हैं, साहित्य का प्रयोग जो है एक उपकरण के रूप में कर सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कुल भौतिक प्रतिक्रिया टोटल फिजिकल रिस्पांस TPR है, TRP हो गया है ना। कुल भौतिक प्रतिक्रिया जिसको कहते हैं टोटल फिजिकल रिस्पांस, कुल जिस्मानी रद्द अमल है ना। कुल भौतिक प्रतिक्रिया में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है, यानी किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कुल भौतिक प्रतिक्रिया एक विधि है पढ़ाने का, इसमें किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, शिक्षक की, अभिभावक यानी गार्जियन की, दूसरा है परिवार की, तीसरा है परिवार की, चौथा है विद्यार्थी की। तो कुल भौतिक प्रतिक्रिया में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है, वो ज़्यादा अहम होती है। तिरपन नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार के आधार पर पठन कौशल से तात्पर्य है। पठन कौशल से क्या तात्पर्य है, शुद्ध उच्चारण करना यानी शुद्ध तलफ़ुज़ करना, अक्षरों को पढ़ना, समझ के साथ पढ़ना, कठिन वाक्यों को पढ़ना। तो उसके अनुसार जो है समझ के साथ पढ़ना, उसी को हम पठन कौशल कहेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार। 54 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है, यानी भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है उसका शैक्षिक यानी एजुकेशनल एस्पेक्ट क्या होगा। पुस्तक की वर्तनी यानी पुस्तक की जो स्पेलिंग है उसका सही होना। दूसरा है पुस्तकों में चित्रों का स्थान, यानी ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा पाठ्य पुस्तक है उसके आकलन के लिए जो शैक्षिक पक्ष होगा वो कौन होगा, कि पुस्तक की वर्तनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी कि पुस्तक में स्पेलिंग वगैरह सही है कि नहीं है। दूसरा पुस्तक में चित्रों का ध्यान का स्थान, कि चित्रों का इस्तेमाल किया गया कि नहीं। तीसरा है विषय वस्तु का चयन, कि चित्रों के अंदर या पुस्तक के अंदर जो विषय वस्तु है उसका चयन किस ढंग से किया गया है। और चौथा है वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु, यानी कि वर्तनी भी है, स्पेलिंग भी और चित्र दोनों की क्या है कि मिला मिश्रित अंदाज में जो है पेश किया गया। तो दोस्तों भाषा की पाठ्य पुस्तक का जो शैक्षिक पत्र है वो सबसे बेहतरीन वो ये है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विषय वस्तु का चयन, कि कैसे विषय वस्तु का चयन किया गया है, या क्या ऐसे विषय वस्तु हैं जो बच्चों के भाषा विकास में क्या करें, प्रगति करें। 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्यार्थियों को दी जा रही गतिविधियों पर विचार करें।
निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए आप अपनाना चाहेंगे? यानी बच्चों में संप्रेषण कौशल, बोलने की क्षमता विकसित करने के लिए आप नीचे 4 कॉल है, 4 कथन है, उसमें से किसको अपनाना चाहेंगे? पहला है वो एक अभिनेता है, बी है सप्ताहांत पर मैं सुबह जा रहा हूं, फिर मैं शाम 5 बजे तक वापस आऊंगा, सी है अपने मित्र से पूछें कि वो सप्ताहांत में कहाँ जाना पसंद करता है और क्यों, डी है अपने सहपाठी से उन 2 बिंदुओं के बारे में पूछे जिनका ध्यान वे समूह चर्चा के समय रखते हैं या रखती हैं। तो आप जो बच्चों के अंदर संप्रेषण कौशल को विकसित करने के लिए कौन से किसको अपनाना चाहेंगे? तो दोस्तों ये 2 सही हो जाएगा, इसलिए कि पहले तो पहला जो 2 है उसका जो जवाब है बहुत मुख्तसर अंदाज में, शॉर्ट अंदाज में दिया जा सकता है, लेकिन सी और डी जो है इसका जवाब जो है इसमें क्या होगा कि बच्चों को बोलने का मौका मिलेगा और उसका संप्रेषण कौशल बढ़ेगा। अपने मित्र से पूछे कि वो सप्ताहांत में कहाँ जाना पसंद करता है और क्यों। दूसरा है अपने सहपाठी से उन 2 बिंदुओं के बारे में पूछें जिनका ध्यान वे समूह चर्चा के समय रखते हैं। तो सी और डी सही हो जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा जी। छप्पन नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि स्टीफन क्रेशन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है, यानी अचेतन प्रक्रिया उन्होंने किसको माना है? अचेतन प्रक्रिया आप जानते हैं कि चेतन प्रक्रिया, अचेतन प्रक्रिया, गैर चेतन प्रक्रिया। चेतन प्रक्रिया का मतलब होता है कॉन्शियस, है ना, शऊरी अमल, कि जिसको आप पूरे शऊर के साथ, पूरे दिमाग के साथ करते हैं। बेशऊरी, है ना, या अचेतन का मतलब है कि जो आप कर लेते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है ना, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो वो आपकी चीज़ों में आ जा सकती है। लेकिन गैर चेतन का मतलब है जो बिल्कुल ही आपके दिमाग में नहीं है। तो आप ये स्टीफन क्रेशन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? सीखना, अर्जन, सुनना, संप्रेषण। इन चारों कार्य में से कौन सी प्रक्रिया में से कौन सी प्रक्रिया अचेतन है? तो ये स्टीफन क्रेशन का कहना है कि जो अर्जन होती है, भाषा अर्जन, ये अचेतन प्रक्रिया है। इसको बच्चा बगैर ध्यान दिए हुए, उस पर बगैर ध्यान दिए हुए उसको क्या करता है? सीख लेता है। तो स्टीफन क्रेशन ने क्या कहा है कि जो भाषा अर्जन होती है वो क्या है? अचेतन प्रक्रिया है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चे खाली जगह का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। यानी वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चे निम्न में से किसका ध्यान रखेंगे या किसका उपयोग करेंगे तो वो अन्य बच्चों की तुलना में जल्दी से जो है क्या कर सकेंगे? सीख पाएंगे या जटिल कार्यों को कर पाएंगे। आंतरिक भाषण, व्यक्तिगत भाषण, निजी भाषण या मौन भाषण। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि निजी भाषण। यानी वाइगोस्की ये कहते हैं कि वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चे निजी भाषण, यानी बच्चों को आप देखते होंगे कि वो कभी कभी खुद से बातचीत करते रहते हैं, तो जिन बच्चों के अंदर ये डेवलपमेंट ये होती है कि वो खुद से बातचीत करते रहते हैं तो उनका जो है विकास जो है वो जल्दी हो जाता है। वही कह रहे हैं वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चे निजी भाषण का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। यानी जो खुद से बात करते हैं, जो निजी भाषण करते हैं। थक गया हूं दोस्तों इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहा। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास खाली जगह से खाली जगह तक होता है। कैसे होता है? निजी से व्यक्तिगत होता है, निजी से सामाजिकीकृत होता है,
आत्म केंद्रित से सामाजिक होता है या सामाजिक से आंतरिकृत होता है, आत्म केंद्रित होता है। तो पियाजे के अनुसार जो भाषा का विकास होता है वो आत्म केंद्रित से सामाजिक की ओर होता है। यानी बच्चे पहले खुद से क्या करते हैं, पहले बच्चों का संज्ञान डेवलप होता है, फिर भाषा प्रयोग होता है। जब भाषा का विकास होता है तो फिर वो दूसरों से, समाज से, दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं। तो पियाजे के अनुसार भाषा का विकास जो है वो आत्म केंद्रिता से सामाजिकता की ओर जाता है। यानी बच्चे पहले खुद से बातचीत करते हैं, फिर वो समाज से बातचीत करना शुरू करते हैं। वाइगोस की जो है वो उल्टा कहते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस दौरान न तो वो दूसरों के विचारों से सहमति प्रकट कर रही है और न ही वो दूसरे के नज़रिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। पियाजे के अनुसार वो किस प्रकार के भाषण में शामिल है? आत्म केंद्रित भाषण, सामाजिक भाषण, व्यक्तिगत भाषण, निजी भाषण। यानी भ्रष्टाचार के कारण यानी जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके कारण क्या हो सकते हैं, इस पर बात करते हुए एक विद्यार्थी जो है वो दूसरों के दृष्टिकोण को भी शामिल नहीं कर रही है, वो अपने दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हुए क्या कर रही है, भाषण दे रही है। इसको हम क्या कहेंगे? आत्म केंद्रित भाषण कहेंगे, सामाजिक भाषण कहेंगे, व्यक्तिगत भाषण कहेंगे, निजी भाषण कहेंगे। देखिए सामाजिक तो होगा नहीं, आत्म केंद्रित, व्यक्तिक और निजी, इन तीनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन कि इसको कहेंगे आत्म केंद्रित भाषण कहेंगे कि वो अपने दृष्टिकोण का इस्तेमाल कर रही है, बाकी लोगों के विचारों से न तो वो सहमत है और न उसको वो शामिल कर रही है। इसको हम कहेंगे आत्म केंद्रित भाषण। क्या कहेंगे? आत्म केंद्रित भाषण। लास्ट सवाल है दोस्तों हमारा कि जीन पियाजे के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझाने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी आपको बच्चों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझाना है, जो व्याकरण है उसके कॉन्सेप्ट को बच्चों को समझाना है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें। दूसरा, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक व्याकरणिक अभ्यास करने के लिए दें। तीसरा, विद्यार्थियों को पुस्तक से संरचनाओं को याद करने के लिए कहें। चौथा, विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं पर कोई एक प्रदत्त कार्य असाइनमेंट दें। तो दोस्तों व्याकरणिक संरचनाओं को समझाने के लिए ये निम्न में जो 4 कथन दी गई हैं, 4 चीज़ें बताई गई हैं, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो ये होगा कि समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें। एक बेहतरीन जो लिखी हुई चीज़ है जिसमें जो है कॉन्सेप्ट सही हो, प्रमाणिक हो, वो बच्चों को दें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने के लिए जो है अवसर दें, मौका दें। ये क्या होगा? उसको व्याकरणिक संरचनाओं को समझने में उसका किस सहायता करेगा। तो दोस्तों मैंने मुख्तसर अंदाज में इन क्वेश्चंस को, सवालात को, प्रश्न को हल करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई राय है तो वो भी दीजिए, है ना। शुक्रिया।